स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द स्कूल एजुकेशन अड्डा पर। बच्चों आज से हम 7th क्लास का इतिहास का पहला चैप्टर क्या करेंगे, चालू करेंगे और अच्छे से उसे चित्रों के माध्यम से, कुछ मैं बताऊंगा उसके माध्यम से अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना। चलो, तो आप लोगों ने अपनी 7th की किताब देखी है, सभी के पास होगी, देखिए ना। पहला चैप्टर क्या है उसमें आपका, आपकी 7वीं क्लास में पहला चैप्टर क्या है, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अब बेटा याद करो, आप लोगों ने अपनी 6th की क्लास देखी है, सॉरी 6th क्लास पढ़ी है, उसमें आपका जो इतिहास था सोशल साइंस में, उसमें कौन सा इतिहास दिया हुआ है, प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक, अब हम किस में आ गए हैं, 7th में आ गए। तो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, आपके सोशल साइंस में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कौन सा इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास या मिडाइवल हिस्ट्री। समझ में आया ना बेटा। और आप जब 8th क्लास में जाओगे तो उसमें आप क्या पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक इतिहास। ठीक, तो आपने जब 6th क्लास में पढ़ा था तो वो आपका इतिहास कहां तक था, 700 ईस्वी तक, है ना। आपको 6th क्लास में पढ़ाया गया होगा ईस्वी, ईसा पूर्व क्या होता है, ये चीजें बता दी होंगी, है ना। नहीं बताई होंगी तो मैं फिर से बता दूंगा। 7th में हम क्या पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास, मतलब जो आपने 6th क्लास में छोड़ा था 700 ईस्वी तक, 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक, है ना, लगभग 1000 साल का इतिहास का, और उसमें जो परिवर्तन हुए उसका हम क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। किसमें, चैप्टर फर्स्ट में। उसके बाद चैप्टर सेकंड, थर्ड, ऐसे अपना सारा 8 जो आपके चैप्टर है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना। तो हमें क्या देखना है, क्या लिखा है सबसे पहले, 1000 वर्षों के, मतलब 1000 वर्षों के दौरान परिवर्तनों की हमें क्या करनी है, पड़ताल करनी है। ठीक है। अब सर 1000 वर्षों में क्या क्या परिवर्तन हुए होंगे, एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाता हूं, परिवर्तन क्या होते हैं। ये इमेज दिखाई दे रही है आपको, ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये जब आप छोटे थे, जब आप क्या थे, छोटे थे, रहे होंगे 6-1 महीने के, ये जो बच्चा है ये आप ही हैं, दिख रहा है, ये आप ही के बचपन का फोटो है, जब आप छोटे थे, है ना, 6-1 महीने के, 1 साल के रहे होंगे, है ना। जो भी नाम रखा हो आपको, गोलू मोलू जो भी रखा हो, ये आप थे कब, बचपन में, जब 1 साल के या 6 महीने के। क्या आप ऐसे ही रहे हमेशा, क्या आप हमेशा ऐसे ही रहे, या आप आज भी आप ऐसे ही हो, 7th क्लास में आ गए हो आप ऐसे ही हो, ऐसे नहीं हो ना। आप में परिवर्तन हुए, आपके शरीर में परिवर्तन हुए, आपकी एज बढ़ी, है ना, तो आप फिर अब कैसे हो गए हो, ऐसे बेल ड्रेस्ड एकदम स्कूल की यूनिफॉर्म में, है ना, बेल ड्रेस्ड एकदम क्या, स्कूल की यूनिफॉर्म में तैयार। हाइट भी आपकी बढ़ गई होगी, है ना। जो क्यूटनेस थी आपके चेहरे पे, जो आप जितने मासूम लगते थे, हो सकता है आप उतने मासूम नहीं लगते हो, है ना। ये परिवर्तन हुए आप में। आप 7th क्लास में हो तो लगभग आप कितने साल के हुए, 12 से 13 साल के, है ना। तो ये बच्चा था 1 साल का, जब 1 साल का था, 1 ईयर का। ये बच्चा है आपका 12 साल का, 12 साल का या 12th ईयर का, तो 12 ईयर का। ठीक, अब 12 साल में, इन 12 साल में या 11 साल में इस बच्चे में परिवर्तन हुए ना, इस बच्चे में परिवर्तन हुए। क्या क्या परिवर्तन हुए, इसकी जो क्यूटनेस थी वो थोड़ी यहाँ का आते आते कम हो गई, हुई ना बेटा। इसकी जो हाइट थी वो यहाँ आते आते क्या हो गई, हाइट बढ़ गई है। ये पहले पढ़ता नहीं था, अभी ये बच्चा 7th पढ़ के 7th क्लास में आ गया है, तो ये क्या हुए, सारे परिवर्तन हुए। क्या आप ऐसे ही बने रहोगे, अभी आप 7th क्लास में ऐसे हो, क्या आप ऐसे ही बने रहोगे, नहीं सर, ऐसे कैसे बने रहेंगे। आप क्या होगे, इससे बड़े होगे, आप 20 साल के होगे, 25 साल के होगे, 30 साल के हो जाओगे, और एक समय आएगा आप हो जाओगे 70 साल के। कितने साल के, 70 ईयर ओल्ड। एक समय बाद आप कितने ईयर के हो जाओगे, लगभग 70 ईयर ओल्ड। आपने घर में, अपने घर में दादाजी देखे होंगे, सबके घर में दादाजी हैं, नाना जी हैं, देखें वो लगभग इसी एज के हो गए ना, इसी एज के हो गए। मतलब एक बच्चा जो पहले 1 साल का था, फिर वो 12 साल का हुआ, बाद में जाके कहीं बीच में 40-50 साल का हुआ होगा, और एक समय बाद आपके दादाजी या ये बच्चा कितने साल का हो गया, 70 साल का। मतलब 1 साल से लेकर बेटा 70 साल तक कुछ क्या हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं। ठीक है ना, क्या हुए, परिवर्तन हुए, शरीर में परिवर्तन हुए, चेहरे में परिवर्तन हुए, व्यवहार में परिवर्तन हुए, और लो बालों में भी हो गए। बुढ़ापा आता है, आते आपके दादाजी का बाल
निकल गए, सब परिवर्तन हुए ना। तो ये परिवर्तन कितने का है आपका, कितने साल का है बेटा, 70 साल का। क्लियर हुआ। ये जो मैंने आपको चित्र के माध्यम से, फोटो के माध्यम से परिवर्तन दिखाया है, चेंजेस दिखाई है, ये बेटा कितने साल का है, 70 साल का। लेकिन हमारे पाठ का नाम क्या है, हमारे पाठ का नाम क्या है, ये हमारे अध्याय का नाम क्या है, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन। ये परिवर्तन जैसे 1 साल में हुआ, 2 साल में हुए, आप थे बच्चे हो, बड़े हो गए, स्कूल में आ गए, और बड़े हो जाओगे, जॉब करोगे, एक समय बाद आपकी शादी हो जाएगी, फिर आप शादी हो जाए, आपके भी बच्चे हो जाएंगे, और आप क्या हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे। तो ये आपकी लाइफ के क्या है, चेंजेस है, परिवर्तन है। जैसे ये आपकी लाइफ के चेंजेस हैं जो कुछ साल चले हों, जैसे 10 साल चले हों, 20 साल चले हों, 80 साल चले हों, ठीक इसी प्रकार से हमें इस अध्याय में अध्ययन करना, इस चैप्टर में पढ़ना है क्या, जो हजारों वर्षों में क्या हुए, परिवर्तन हुए। क्लियर हुआ ना, परिवर्तन क्या होता है और हमें क्या पढ़ना है, हजारों वर्षों में क्या हुआ, परिवर्तन हुए। ठीक, 1000 वर्ष कौन से, जहां से आपने 6 क्लास छोड़ा था 700 ईस्वी से आपके लगभग 1750 ईस्वी में क्या क्या परिवर्तन हुए, हमें इन सब का क्या करना है, अध्ययन करना है इसमें। ठीक, चलो तो सबसे पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर का आपको जैसे ही खोलोगे आपको 2 मैप दिखाई देंगे, 2 मैप दिखाई देंगे आपको। चैप्टर को आप जैसे ही खोलोगे ना, आपको 2 मैप दिखाई देंगे। एक मैप ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपकी बुक में, एक मैप ये दिखाई दे रहा है आपकी बुक में, है ना। और इस चित्र को किसने बनाया है, मानचित्र एक 12वीं सदी के, 12वीं सदी यानी 12th सेंचुरी, 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता जो ज्योग्राफर थे अल इद्रिसी का बनाया हुआ है। दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र दिखाया गया है। एक ये चित्र है, किसने बनाया है, एक आपके भूगोलवेत्ता थे अल इद्रिसी। याद रखना, आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि जो 12वीं शताब्दी का ये पहला चित्र में दिखाई देता है वो किसने बनाया, भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने। क्या बनाया है, दुनिया का एक नक्शा बनाया है। क्या बनाया अल इद्रिसी ने, बेटा दुनिया का एक नक्शा बनाया है, और उस नक्शे में किसे दिखाया है, भारत को दिखाया है। अब आप बोलोगे सर भारत कहाँ है इसमें, ये ध्यान दो आप, ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ना, जो भारत के नीचे स्थित एक देश है श्रीलंका, ये क्या है आपका, श्रीलंका, ये क्या है आपका, श्रीलंका। और यहां जो आपको ये आकृति दिखाई दे रही है, ये सब क्या है आपका, भारत। ये क्या है आपका, भारत, इंडिया या भारत। आप बोलोगे सर इसमें भारत कहाँ है, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है श्रीलंका है, उसके नीचे आप देखोगे क्या, ये भारत है। हो सकता है जब अल इद्रिसी ने चित्र बनाया हो तो उसकी देखने की दृष्टि कुछ और रही हो। हम भारत कैसा देखते हैं वो भी अभी आगे देखेंगे, ठीक है ना। हम भारत क्या देखते हैं, कैसा देखते हैं, जिसमें श्रीलंका नीचे रहता है और हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। जब भी आप भारत को देखोगे, इन्होंने भारत कैसा दिखाया है, ऊपर से नीचे की ओर, तभी तो ये फोटो आया है इनका। इन्होंने श्रीलंका को ले लिया है, भारत का दक्षिणी हिस्सा ले लिया है, उत्तरी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा तो लिया ही नहीं, ठीक है ना। एक चित्र बनाया किसने, अल इद्रिसी ने, ठीक है सर, क्लियर हो गया। एक चित्र बेटा आपको और दिखाई देगा पास में ही, ये वाला। अब ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, मानचित्र 2, 18वीं सदी के आरंभ में गुइलोम द लिस्ले के एटलस नूवो के अनुसार यह है उपमहाद्वीप। एक और भूगोलवेत्ता हुए आपके, कौन, गुइलोम द लिस्ले, ठीक है ना। एक उनने एटलस बनाया और उन्होंने भारत को कैसे दर्शाया। अब देखो आपको सही दिखाई दे रहा है ना, हमारा भारत लगभग वर्तमान समय में कुछ कुछ अब हिस्सा अलग हो गया बेटा, लगभग ऐसा ही दिखाई देता है। अब भारत का मानचित्र देखा है आपने, लगभग हमारा भारत ऐसा ही दिखाई देता है ना। ये यहाँ गुजरात वगैरह ये ऐसा ही दिखाई देता है, और नीचे क्या है, ये श्रीलंका, लगभग ऐसा ही दिखाई देता है ना। हाँ, तो ये 2 चित्र हैं आपके, एक कब का है, 12वीं शताब्दी का, एक कब का है, 12वीं शताब्दी का, है ना। और अल इद्रिसी ने बनाया, उन्होंने भारत को कैसे देखा, दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर देखा तो उल्टा बना दिया। और 12वीं शताब्दी के बाद, 12वीं शताब्दी के बाद ये अगला चित्र कब बना आपका, 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी, मतलब 600 साल बाद लगभग,
600 साल बाद। मतलब ये क्या हुए, इन सालों में परिवर्तन ही तो हुआ कि नया भूगोलवेत्ता आया, उसने समझा चित्र को कि नहीं एटलस ऐसा होना चाहिए और चित्र ऐसा बनना चाहिए। क्लियर हुआ बेटा दोनों चित्र आपको। अब लिखा क्या लिखा है इनके बारे में, ये जो मैंने बताया यही सब लिखा हुआ है। इनके बारे में क्या लिखा हुआ है, हाँ ये क्या लिखा हुआ, मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 को भूगोलवेत्ता अलीदर्शी ने कब बनाया, 1154 में बनाया। यहाँ जो नक्शा दिखाया गया है वो उनके द्वारा बनाया गया दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। मतलब अलीदर्शी ने जो चित्र बनाया उसमें से काट के निकाला गया ये चित्र, ठीक है ना। और उसी का एक क्या है, हिस्सा है, और वो भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मतलब पहले जो बताया चित्र बनाया अलीदर्शी ने बनाया बेटा, ठीक है ना, और किसे दर्शा रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप को। ठीक, एक और जो दूसरा चित्र है आपका वो फ्रांसीसी चित्रकार ने 1720 में बनाया, लगभग 600 साल बाद बनाया, ठीक है ना। और दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें अंतर है। उनमें अंतर कैसे, मैंने बता दिया आपको। अलीदर्शी ने जो लिया है वो उत्तर से दक्षिण की ओर लिया है। श्रीलंका अलीदर्शी ने भी दिखाया है, श्रीलंका को अलीदर्शी ने भी दिखाया है, लेकिन जो अगले भूगोलवेत्ता थे आपके उन्होंने क्या किया, दक्षिण से उत्तर की ओर नक्शा लिया है ना। और उन्होंने श्रीलंका के साथ साथ पूरे भारत को दिखा दिया है, श्रीलंका के साथ साथ पूरे भारत को दिखा दिया है। अलीदर्शी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे। नहीं समझ आया। अलीदर्शी ने जो नक्शा बनाया, अलीदर्शी ने जो नक्शा बनाया, देखो ये रहा, ये नक्शा बनाया था किसने, अलीदर्शी ने। ठीक, अब आप देखना बेटा, ऐसा नक्शा बनाया, नीचे क्या है आपका, श्रीलंका। अब आप अगर आपको दिशाओं का ज्ञान हो, 6 क्लास में हुआ होगा, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, है ना, ये आपको दिशाएं होती हैं। अब मैं आपसे पूछूं इसमें उत्तर दिशा क्या है, मैं आपसे पूछूं इसमें उत्तर दिशा क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये वाली, यानी जो आपका नीचे वाला तमिलनाडु वाला हिस्सा है, आप इसको क्या बोलोगे, उत्तर दिशा है। तो क्या वर्तमान में तमिलनाडु भारत के उत्तर में स्थित है, नॉर्थ में स्थित है, मैप देखोगे आप, अभी दिखा दूंगा, नहीं, कहां स्थित है, दक्षिण में स्थित है। तो यही बोलना चाह रहा है वो, जो अलीदर्शी ने नक्शा बनाया उसमें भारत की जो दक्षिणी सीमा दिखाई दे रही है वो इस मैप में देखने में कैसे समझ आता है, वो उत्तरी सीमा है। क्लियर हुआ ना। अलीदर्शी ने जो मैप बनाया है वो दक्षिणी सीमा का है, लेकिन पता क्या चलता है, समझ में क्या आ रहा है, वो कैसा है, उत्तरी सीमा का, ठीक है ना। श्रीलंका महाद्वीप ऊपर की तरफ कर दिया है उन्होंने, है ना। जगहों के नाम अरबी भाषा में दिए, उनमें से कुछ जाने माने पहचाने भी हैं, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश का एक कन्नौज, यही लिखा है। और मानचित्र 2 के पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद कौन सा बनाया गया, मानचित्र आपका 2 बनाया गया, जिसमें सीधा दिखाया है। ठीक, इस कालावधि में, कालावधि मतलब इस काल की अवधि, इस समय की अवधि में, इस समय की अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों को बारीकी ब्यौरा दिया गया है, यही सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं। वही चीजें लिखी जो मैंने आपको बताई। जो बाद में नक्शा बना 18वीं शताब्दी में, वो आपको जब भारत का नक्शा देखोगे उससे क्या मिलेगा, परिचित मिलेगा, परिचित मिलेगा, है ना। आपको ऐसा लगेगा हाँ ये हमारे भारत का नक्शा सही है। और जब पहला वाला नक्शा देखो तो हो सकता है आप उसे देख के समझ ही ना पाओ बेटा कि ये क्या है। जब मैंने आपको बताया ये क्या है, एक अलीदर्शी हुए हैं, उन्होंने बनाया भारत का चित्र, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उल्टा बना दिया, ठीक है। उनके लिए श्रीलंका कहाँ है, नॉर्थ में, और बेसिकली श्रीलंका आप देखोगे वर्तमान में श्रीलंका भारत के कहाँ है, दक्षिण में। तो ये क्या हुए हैं, 11वीं शताब्दी से लेकर या 12वीं शताब्दी से लेकर 12th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक ये क्या हुए, परिवर्तन हुए हैं, एटलस में परिवर्तन हुए हैं। हमें वही तो पढ़ना है, हमारे अध्याय का या चैप्टर का नाम ही क्या है, 1000 सालों में जो परिवर्तन हुए उनकी क्या पड़ताल करनी है। पड़ताल का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करनी है या जांच करनी है। तो पहली जांच हमने कर ली, क्या जांच कर ली कि पहले जो नक्शा बताया था, भारत का मैप बताया था, वो उल्टा था, लेकिन 18 साल बाद उस मैप को सीधा बनाया किसने, उसमें आपको अलग तरीके से दिखाया किसने, दूसरे भूगोलवेत्ता ने। क्लियर हुआ ना यहाँ तक। यही क्या होते हैं, यही क्या है आपका परिवर्तन है, जो मैंने फोटो के माध्यम से बताया था आपको। ये आप थे, ऐसे हो गए, और बड़े हो गए, फिर ऐसे हो जाओगे। ये आपके दादाजी पहले ऐसे थे, फिर ऐसे हुए होंगे, फिर और बड़े हुए होंगे, और अब ऐसे हो गए होंगे, ठीक है ना। क्लियर हो। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या है, अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आपका क्या है, आपके पाठ में, अध्याय में टॉपिक है आपका
नई और पुरानी शब्दावली। टॉपिक क्या है आपका? नई और पुरानी शब्दावली। वो पुराना वाला क्लियर हो गया ना, नक्शे वाला जो बताया मैंने आपको, क्लियर हुआ ना बेटा? चलो आ जाओ। हाँ नहीं हुआ हो क्लियर तो अच्छे से पढ़ाई करना, हो जाएगा। ठीक, चलो अगला टॉपिक क्या है, इसमें क्या दे रखा है? नई और पुरानी शब्दावली। अब बेटा देखना, इसमें एक शब्द दिया हुआ है जिसका अर्थ क्या है, सॉरी जो क्या शब्द दिया हुआ है? शब्दावली। शब्दावली, शब्दावली का अर्थ क्या होता है पता है? सोचो मन में, 2 सेकंड रुक जाता हूं मैं। शब्दावली का अर्थ क्या होता है, याद आया? चलो मैं बता देता हूं। शब्दावली का अर्थ होता है शब्दों का समूह। जिसे आप इंग्लिश में वोकैबुलरी बोलते हो ना, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? वोकैबुलरी। तो यही हमारा टॉपिक है। हमें क्या पढ़ना है? नई शब्दावली, जो शब्दावली अब कुछ नई आ गई है, और पुरानी शब्दावली। पुरानी शब्दावली कैसे हो सकता है? पहले जब शिक्षा नहीं, एजुकेशन नहीं था बेटा, इतना ऐसे समझना। पहले क्या नहीं था? एजुकेशन सिस्टम ज्यादा नहीं था। तो आज से 1000 साल पहले, आज से 1000 साल पहले योग का मतलब, चलो योग छोड़ दो, हल। हल का मतलब क्या निकालते होंगे बेसिकली? ज्यादातर जो खेत जोतने वाला हल है ना, हल का मतलब क्या निकालते होंगे आज से 1000 साल पहले? खेत जो आज से या सब ये जो हम पाठ पढ़ रहे हैं इस समय, खेत जोतने वाला हल। तब लोगों को इतना शिक्षा से अवेयर नहीं थे लोग, है ना? क्लियर हो बेटा? लेकिन वर्तमान समय में आप हल के 2 अर्थ निकाल सकते हो। एक तो खेत जोतने वाला अर्थ, एक तो खेत जोतने वाला जो रहता है उस अर्थ में निकाल सकते हो, और दूसरा बेटा आप निकाल सकते हो सॉल्यूशन के लिए। मतलब मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया, मैंने आपसे बोला इसका सॉल्यूशन निकालो, तो उसका हिंदी मतलब क्या हुआ? हल ही तो हुआ ना। सेम चीज यही है। तो पुराना वाला हल जो पहले 1 साल पहले हल का अर्थ था वो पुरानी शब्दावली के अनुसार, अब 1000 साल बाद हल का जो अर्थ हुआ है वो बेटा कैसे? नई शब्दावली के अनुसार। वो कैसे? नई शब्दावली के अनुसार। ठीक, यही पढ़ना है हमें कि पुरानी शब्दावली और नई शब्दावली में क्या क्या अंतर हुए हैं, और हमें पड़ताली किसकी करनी है? परिवर्तनों की। ठीक, तो क्या लिखा है? अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरीकों के भाषाओं में मिलते हैं। ये भाषाएं भी समय के साथ बहुत जल्दी बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग में फारसी, आधुनिक में फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण शब्द भंडार में ही नहीं है आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ में भी बदल जाते हैं। आपकी बुक में यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि समय के साथ जैसे भाषा में परिवर्तन हुआ है, मतलब मध्य युग की बात करें तो वही 1415 ईसी पूर्व बेटा, जो आपका मध्य युग था उस समय फारसी कुछ अलग रही होगी, है ना? उस समय हो सकता है आपकी हिंदी भी बहुत कठिन रही हो, उसमें संस्कृत का समावेश हो, लोग संस्कृत ज्यादा बोलते हो। लेकिन अब क्या हिंदी वैसी रही है? अब क्या हिंदी वैसी रही है? नहीं, अब हिंदी क्या हो गई? थोड़ी सरल हो गई है। समझ में आ रहा है ना बेटा? तो भाषाओं में भी क्या हुए? परिवर्तन हुए, है ना? फारसी अब सरल फारसी होगी। ऐसे ही परिवर्तन किसमें हुए हैं? आपके शब्दों में। ऐसे ही परिवर्तन आपके किसमें हुए हैं? शब्दों में। पहले शब्द थोड़े कठिन रहते होंगे, अब शब्द क्या हो गए? सरल हो गए। पहले शब्दों का अर्थ कुछ और निकलता होगा, अब शब्दों का अर्थ कुछ और भी निकलने लगा है। क्लियर हुआ ना? ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन से शब्द ऐसे मिलेंगे आपको जो आपके पाठ में दिए हुए हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल दिया है हिंदुस्तान। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है हिंदुस्तान। क्या लिखा है? उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए हिंदुस्तान, ये लिखा है हिंदुस्तान शब्द ही ले लो आप, हिंदुस्तान शब्द को ले लो। ठीक, अब हिंदुस्तान शब्द लेने को क्यों बोला है किताब में? आप बेटा थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। कोई आपका दोस्त आपसे बोले कि हिंदुस्तान का मतलब, कोई याद समझना बेटा, कोई आपका दोस्त बोले कि आज इंडिया हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्या है? मैच है। आप क्या बोले आपसे कि आज हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है, किसे जीतना चाहिए? आप बोलोगे हिंदुस्तान को। तो आपका कहने का अर्थ हुआ है मतलब पूरे भारत देश को जीतना चाहिए। ठीक है ना? वर्तमान में हिंदुस्तान का अर्थ बेटा हम क्या लगाते हैं? पूरा देश हमारा, पूरा भारत, यही तो अर्थ लगाते हैं ना, पूरा देश या पूरा भारत।
क्या पुराने समय में भी सर ऐसा था हिंदुस्तान? क्या हिंदुस्तान जो शब्द था पुराने समय में पूरे देश के लिए यूज किया जाता था? नहीं किया जाता था। इसीलिए तो मैंने बोला जैसे भाषा में परिवर्तन हुए बेटा, वैसे ही परिवर्तन किसमें हुए? आपके शब्दों में। तो एक उदाहरण के लिए शब्द दे रखा है क्या? हिंदुस्तान। ठीक, अब इस हिंदुस्तान शब्द को आधुनिक बात करें, आधुनिक राष्ट्र मतलब भारत के अर्थ में लेते हैं, मतलब हिंदुस्तान वर्तमान में क्या माना हो गया? भारतीय। ठीक, हिंदुस्तान पहली बार यूज किया किसने? 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार थे कौन? मिन्हास ए सिराज। एक इतिहासकार हुए मिन्हास ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। मिन्हास ए सिराज ने क्या किया? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। अब बेटा समझना, जब मिन्हास ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का यूज किया तो उनका अर्थ यहां यह नहीं था कि पूरा देश नहीं था। उनका अर्थ क्या था? पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच के स्थित इलाकों से था। पंजाब, हरियाणा, जो पंजाब आप देखते हो वो हरियाणा है ना, पंजाब के पास ही हरियाणा, और जो गंगा यमुना के जो बीच के इलाके थे उनसे था क्या आपका? हिंदुस्तान शब्द का अर्थ किससे निकालते थे? उससे निकालते थे। क्लियर हुआ ना? पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना उससे निकालते थे हिंदुस्तान का अर्थ। ठीक है, और वर्तमान में हिंदुस्तान का अर्थ क्या हो जाता है? पूरा भारत हो जाता है। ठीक है सर, उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ उन इलाकों में के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सुल्तान के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं किया गया। क्या सर पूरी कहानी पढ़ दी आपने? समझ ही नहीं आया कुछ? तो वही समझाऊंगा मैं आपको बेटा। समझ में आया बेटा? हाँ, ध्यान लगा के सुनो। मैंने क्या बोला आपसे? हिंदुस्तान शब्द वर्तमान में पूरे देश को चिन्हित करता है। हमने बोल दिया हिंदुस्तान मतलब देश में कहीं से भी निवासी हो सकते। लेकिन 13वीं शताब्दी में जो एक व्यक्ति हुए मिन्हास ए सिराज ने हिंदुस्तान को पूरा देश नहीं माना। तो उन्होंने माना हिंदुस्तान को क्या? पंजाब, आपका हरियाणा, गंगा और यमुना, गंगा यमुना जो आपकी नदियां है ना बेटा, हाँ, वो वाला क्षेत्र माना। अर्थात मिन्हास ए सिराज ने हिंदुस्तान उस क्षेत्र को माना जो उनके सुल्तान थे। दिल्ली में जो राजा हुए आप आगे पढ़ोगे आपकी क्लास में, है ना, अभी और चैप्टर आएंगे ना, उसमें दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे आप, मतलब दिल्ली में किन किन राजाओं ने राज्य किया। तो दिल्ली में जो सुल्तान बैठा है, एक राजा बैठा है दिल्ली का, है ना, जो दिल्ली का सुल्तान था आपका, उसके क्षेत्र में जितने या उसके अधिकार में जितने भी क्षेत्र आते थे उन क्षेत्रों को उसने क्या मान लिया? मिन्हास ए सिराज ने हिंदुस्तान मान लिया। ठीक है ना। अगर क्या बोलते हैं, मान लो अभी उसके अधिकार क्षेत्र में कितने थे? कुछ क्षेत्र थे। कुछ समय बाद दिल्ली के सुल्तान ने उन क्षेत्रों को क्या कर लिया? कुछ क्षेत्रों को और जीत लिया, तो उन क्षेत्रों को भी मिलाकर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान हो जाएगा। लेकिन दिल्ली के जो सुल्तान रहे उन लोगों ने कभी दक्षिण भारत को नहीं जीता या अपने अधीन नहीं किया, बहुत कम ही किया। जैसे आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र, केरल वाला, आंध्र प्रदेश वाला, है ना, कर्नाटक वाला, इन क्षेत्रों को ज्यादा नहीं जीता किसने? दिल्ली के सुल्तानों ने। तो इस वजह से ये क्षेत्र कभी क्या नहीं कहलाया? हिंदुस्तान नहीं कहलाया। ठीक है, तो उनके अर्थ में हिंदुस्तान का अर्थ क्या था? वो क्षेत्र जो दिल्ली के सुल्तान ने जीत चुके हैं, या जो क्षेत्र दिल्ली के सुल्तान के अंडर में आता है, अधीन आता है। जो क्षेत्र नहीं जीता है वो हिंदुस्तान नहीं है। तो आपको क्लियर हुआ क्या? शब्दों में क्या हो गया है? परिवर्तन हुआ ना। इस समय परिवर्तन क्या है? हिंदुस्तान हमारा पूरा देश है, लेकिन उस समय 13वीं शताब्दी में 1300 ईस्वी में क्या हिंदुस्तान का अर्थ पूरे देश से होता था? नहीं होता था सर। कुछ समझ आ रहा है? जैसे जो आपने मैप देखा भारत का, उसमें परिवर्तन हुए, ठीक है ना। और एग्जाम्पल के लिए परिवर्तन किसमें? शब्दों में भी। अगला चैप्टर क्या था आपका? अगला वो टॉपिक क्या था आपका? पुरानी और नई शब्दावली। तो शब्दों में भी परिवर्तन हुए। तो पहला शब्द आपने क्या देख लिया? हिंदुस्तान देख लिया। ठीक है, चलो अब इसके कुछ आगे और भी शब्द हैं, वो हम क्या करेंगे आपसे अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर अगली क्लास में आपसे।